आज की दो अहम खबरें हैं जिन पर हम ख़ास तौर से बात करना चाहेंगे। पहली खबर है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अनंत कुमार हेगड़े। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए संविधान को लेकर के काफ़ी ऐसी बातें कही हैं जो लोगों के अंदर चिंता पैदा कर सकती हैं। उन्होंने संविधान संशोधन के लिए बात की है। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को मूल रूप से विकृत किया है, खासकर ऐसे कानून जिनका मकसद हिंदू समाज को दबाना है। अगर यह सब बदलना है तो हमारे पास जितना बहुमत है वो काफ़ी नहीं है और हमको पूरा बहुमत चाहिए। अगर आगामी लोकसभा चुनाव में आप हमें 2/3 बहुमत देते हैं तो फिर हम उन्हें बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि यदि कांग्रेस की राज्यसभा में संख्या बढ़ती है तो भाजपा सरकार द्वारा किया गया कोई भी संवैधानिक संशोधन संसद से पारित नहीं होगा। यहाँ पर बीजेपी के ये सांसद कह रहे हैं कि हमको आप जो आजकल नारा दिया जा रहा है 400 पार वाला, वो सीटें हमें अब 400 पार कराएं और इतना बहुमत दें कि हम राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ आ जाएं। लोकसभा में हमारी मेजॉरिटी है, राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी नहीं है, तो वहाँ पर हमारे इतने सांसद हो जाएं जो हम जो भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको कर सकें। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि अब की बार 400 पार ही क्यों, ये उन्होंने खुद भी वजह बताई। हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, वहाँ हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। हेगड़े ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतने से राज्यसभा में समान बहुमत जुटाने और 2/3 राज्यों में सत्ता में आने में मदद मिलेगी। ये कर्नाटक से हैं और कर्नाटक से बीजेपी के सांसद हैं। अब वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, तो यह सबको जानकारी होनी चाहिए कि नई संसद बन गई है तो नई संसद में नए संविधान की ज़रूरत भी है। इसको लेकर के डॉक्टर अंबेडकर युवा जागृति समिति सेवा संस्थान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी 2024 का चुनाव संविधान बदलने के लिए लड़ रही है। यह बात बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है। और ये जो बयान है वो डॉक्टर उदित राज का है, जो पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस के इस वक्त नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, अब इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, उन्होंने भी इस पर चिंता जाहिर की है और एक्स पर लिखा है कि भाजपा सांसद कर्नाटक श्री अनंत कुमार हेगड़े का यह बयान कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तय किए गए 400 प्लस सीटों का लक्ष्य संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सांसद हेगड़े की इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का खुलासा न केवल लोकतंत्र की हत्या का इरादा जाहिर करती है, अपितु सरकार की तानाशाही सोच को भी दर्शाती है। भाजपा व संघ के इस सोच से देशवासियों को सावधान रहने और समय रहते अभी से ही संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। और भी कई सारे लोग हैं, उन्होंने इस पर लिखा है। ये नेहा है, उन्होंने लिखा है, हिंदू खतरे में है। कांग्रेस नेताओं ने अतीत में संविधान में बदलाव किए, इसे इस तरह बनाया कि इसमें हिंदू धर्म को सामने न रखा जाए। हमें इसे बदलना होगा और अपने धर्म को बचाना होगा। हमें 400 प्लस नंबर इसलिए इसे हासिल करने में मदद करें, बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा। तो अब चुनाव में कोई ज़्यादा वक्त है नहीं, जल्दी ही ऐलान होने वाला है। उस ऐलान के होने से पहले आज तृणमूल कांग्रेस बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक बहुत बड़ी रैली
एक जनसभा की कोलकाता में, और ये वाकई में बहुत बड़ी रैली है, हिस्टोरिकल। प्रधानमंत्री की रैली भी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आज की टीएमसी की रैली हुई है। वहाँ टीएमसी ने अपने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी इंडिया गठबंधन से अब पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। इंडिया गठबंधन को बनाया गया था, उसमें से कई सारे दल बाहर जा चुके हैं, जिसमें से टीएमसी भी आज तकरीबन बाहर हो गई पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने अपने 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी की लिस्ट में जो चौंकाने वाला नाम है वो नाम है यूसुफ पठान, और क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी, ऑलराउंडर यूसुफ पठान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, पठान ब्रदर्स बहुत फेमस है। तो यूसुफ पठान को बहरामपुर की सीट है, वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता के सामने यूसुफ पठान वहाँ से उम्मीदवार है। बताया जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 67% मुस्लिम वोटर्स हैं, और यूसुफ पठान की जीत आसानी से होगी वहाँ पर। वहीं आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, और खुद अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो भी इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ मोहित्रा भी चुनाव लड़ रही हैं। 42 सीटों पर चुनाव का टिकट का के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही टीएमसी ने साफ कर दिया है कि अब उसका इंडिया गठबंधन से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। चुनाव बाद वो किस तरह हो जाएगी इसका भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि टीएमसी इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त में एनडीए सरकार में शामिल रह चुकी है। ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी। तो ममता बनर्जी का ऐसा कैरेक्टर रहा है कि वो क्या कहेंगी और क्या करेंगी ये कोई नहीं जानता है। उन्होंने टीएन सेशन को प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार बनवाया भारत का, और टीएन सेशन से पर्चा दाखिल करवाया, उसमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। और जब चुनाव हुआ उससे पहले तनहा छोड़ दिया टीएन सेशन को ममता बनर्जी ने। उस वक्त उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम को वोट किया था। इस बार भी उन्होंने यशवंत सिन्हा जो कि टीएमसी के बड़े लीडर हैं, वो उम्मीदवार बने थे राष्ट्रपति के। और जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया तो ममता बनर्जी ने अपने ही पार्टी के लीडर, जिनको उन्होंने खुद प्रेसिडेंट के चुनाव में सामने किया था, उनको बीच में ही मझधार में छोड़ करके वोट उन्होंने अपनी पार्टी का एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया। तो ममता बनर्जी का इस तरह का रहा है कि वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता है। चुनाव बाद जो भी समीकरण बनेंगे उसको देखते हुए वो अपना फैसला लेंगे। मायावती को लेकर के बातचीत अभी जो खबरें हैं वो चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, खबरें भी नहीं कहेंगे कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। ऐसी जानकारी मीडिया के हवाले से, जो सूत्र तो नहीं कहेंगे लेकिन मीडिया के हवाले से कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि शायद उनके साथ, मायावती के साथ प्रियंका गांधी ने बातचीत की है, और साथ ही सोनिया गांधी से उनकी बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि 27 सीटों पर मायावती की तरफ से मांगी गई थी, और उनको 19 सीटें देने के लिए कह दिया गया है। 2 सीटें कांग्रेस को, चूँकि 17 सीटें अभी तक यूपी में मिली हैं, तो 17 में से 2 सीटें, जानकारी कुछ इस तरह की भी है, कांग्रेस और छोड़ेगी अपने खाते से मायावती के लिए। यानी 21 सीटों पर मायावती से बातचीत चल रही है,
वहीं कांग्रेस 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर समाजवादी और जो अन्य दल हैं वो लड़ेंगे। अगर इस तरह का कोई समीकरण बनता है उत्तर प्रदेश में तो ये बहुत अच्छा होगा। और फिर जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो उसमें से उम्मीद ये की जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी बनारस की अपनी सीट भी बड़ी मुश्किल से बचा पाएगी। चुनाव आयोग और ईवीएम ही उनको वहाँ से जिता सकता है। 3, 4, 5 सीटें किसी तरह से हासिल हो सकती हैं 80 में से, अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस एक जगह इकट्ठा होकर के यूपी में चुनाव लड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री बनारस से नहीं जीत पाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका उनका बचेगा, तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के जो आयुक्त थे उन्होंने बीती रात इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा दे नहीं दिया गया, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। और जानकारी के मुताबिक ईवीएम को लेकर के कुछ चीज़ें चल रही थी। एक तो आंदोलन हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के और दूसरे संगठनों के लोग ईवीएम को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आंदोलन में हैं इस वक्त। तो कुछ इस तरह की जानकारियाँ हैं कि ईवीएम को लेकर के कोई मामला था, जिसके बाद उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। अगले एक सप्ताह के अंदर देश के अंदर चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 3 चुनाव आयुक्त हैं देश के अंदर होते हैं, जिसमें से 2 इस वक्त मौजूद नहीं है, सिर्फ एक हैं। तो 2 की नियुक्ति और होनी है, वो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों मिलकर के करेंगे। तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का वोट कोई अहमियत नहीं रखेगा, जिसको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री प्रस्तावित कर देंगे वही चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। तो आगामी चुनाव, वैसे भी चुनाव सरकार की के ही तौर तरीक़ों से सरकार के मुताबिक ही होते हैं। तो अभी भी जो चुनाव होंगे और जो नए चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे वो सरकार के अपने बहुत ख़ास लोग होंगे। तो जो भी चीज़ें होंगी वो चंद दिनों के अंदर सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल आज की जो बड़ी खबर थी वो हमने आपको बताई कि टीएमसी ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और इरफान पठान टीएमसी के उम्मीदवार बंगाल से बनाए गए। इरफान पठान आसानी से जीत जाएंगे। और उसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के जो लीडर हैं, जिनसे ममता बनर्जी यानी टीएमसी की खटपट बनी रहती है, मुश्किल बनी रहती है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट से बाहर, उनका यहाँ से जीतना नामुमकिन है इरफान पठान, यूसुफ पठान के सामने। तो अधीर रंजन का जो राजनीतिक पोजीशन है वो बहुत डिस्टर्ब होगी। हो सकता है वो अपनी सीट बदल लें यूसुफ पठान को देख करके। बंगाल में एक निर्णायक चुनाव होंगे। ममता बनर्जी की सीटें पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में 48 सीटें, फिर बंगाल में है 42 सीटें। तो 42 सीटें बहुत होती हैं। फिलहाल उम्मीदें ये की जाती हैं कि यूपी में अगर इस तरह का कुछ हो जाता है इंडिया गठबंधन में, तो फिर चुनाव के जो नतीजे हैं, अभी जो बातें हो रही हैं कि 400 पार, तो आप यकीन जानें कि फ़िलहाल बीजेपी को 200 सीटें पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। और अगर ये 400